हाँ तो भाई किसके बारे में पढ़ रहे थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैन साथियों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान का भाग 4 है। संविधान का भाग कौन सा भाग है? तो चौथा वाला भाग संविधान का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में डीपीएसपी कहते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं कि आखिर डीपीएसपी है क्या, आखिर इसको संविधान के भाग 4 में क्यों रखा गया। इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं कि मूल अधिकार जो संविधान का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग संविधान का भाग 4 डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था, हमारा क्या है, हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय कुछ ऐसे मूल अधिकार थे जो उस समय डायरेक्ट देना चाहिए था उस समय के हमारे यहाँ के नागरिकों को, जो कि भाग 3 में दिया गया। और कुछ ऐसे भी मूल अधिकार थे जो हमारे यहाँ के नागरिकों को देना था, पर ससुरा दिक्कत इस चीज की थी कि हमारे पास उतना बैलेंस ही नहीं था, बजट ही नहीं था। तब बात फंस गई। जब हमारे पास बजट नहीं था, अगर हम उसको संविधान के मूल अधिकार में रखते तो कोई क्या करता, डायरेक्ट चला जाता सुप्रीम कोर्ट और राज्य को देना पड़ता। राज्य के पास क्या था, बजट नहीं था। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर दिख रहा है ना, डीपीएसपी जो है ना, वो भी क्या है, एक प्रकार का मूल अधिकार है। वो भी क्या है, एक प्रकार का जो आपका फंडामेंटल राइट है। वो भी क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स। आप कहेंगे जब फंडामेंटल राइट है तो काहे ना भाग 3 में रखे हैं, काहे को करा खातिर अलग भाग बना दिए भाग 4। खाली बाका रहे हैं हमरा के? नारे बबुआ, बाका नहीं रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम आजाद हुए थे, जब हम क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो हमारे यहाँ से अंग्रेजों ने आर्थिक विध्वंस किया था। सारा सामान, सोना चांदी रुपया पैसा जितना पाते थे उठा के लेकर चले गए। तो हम तो कंगाल थे, हमारे पास तो पैसा था नहीं, तो हम कैसे दें? मान लीजिए इसमें ऐसी ऐसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, इसमें ऐसी ऐसी चीजों को रखा गया है जो यहाँ के नागरिकों को अति आवश्यक थी, जो देना चाहिए था, कुछ न कुछ मिलना था। परंतु हमको दिक्कत इस चीज की थी कि हमारे पास ससुरा पैसा नहीं था। जब पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो देंगे कैसे? तो यहाँ पर बात फंस गई। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने या सलाहकारों ने कहा कि हम इसको मूल अधिकार में तो रखना चाहते हैं, परंतु नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि अगर हम इसको मूल अधिकार में रख दिए तो कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर 226 के तहत हाई कोर्ट में चला जाएगा। उसका मूल अधिकार होगा। मान लीजिए किसी की वृद्धावस्था पेंशन की बात इसमें कही गई है, विकलांग के लिए साइकिल की बात कही गई है, महिला पुरुष को समान वेतन की बात की गई है कि किसी का नहीं रोकेंगे, शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। तो ये सब चीजें अगर हम मूल अधिकार में रख देंगे तो बुढ़ऊ दादा को अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो कहेंगे हमारा पेंशन रोक दिया है, हमको मिलना चाहिए। नहीं देंगे तो डायरेक्टर लाठी एकदम घुमाते हुए चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जज जो बैठा है वो भी मजबूर हो जाएगा। वो जानता है कि यहाँ के हमारे राज्य के पास बजट नहीं है, फिर भी मजबूर हो जाएगा, वो फैसला देगा। राज्य को यह करना है तो करना है। दिक्कत फंस गई, मैटर फंस गया। भाई साहब, हम इसको भाग 3 में नहीं रख सकते, तो क्या किया जाए? तो संविधान के जितने भी सलाहकार थे उन लोगों ने क्या किया, मीटिंग बुलाया। उन लोगों ने क्या किया है, मीटिंग बुलाया। और क्या हो, बात छिड़ गई कि आखिर इसको हम दे कैसे? अभी इस समय हम नहीं दे सकते हैं, अभी इसको हम क्या है, नहीं दे सकते। तो लोगों ने अपना अपना क्या रखा, मत रखा कि हम कैसे करें। तो उसी में एक थे संविधान के सलाहकार थे, सलाहकार, संविधान के सलाहकार थे जिनका नाम था BN राव। क्या नाम था? BN राव, जिनका नाम था BN राव। उन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई, ध्यान से सुनिए, क्या है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि मूल अधिकार को 2 भागों में बांट दें। कितने भागों में? मूल अधिकार अगर आपका है तो मूल अधिकार को कितने भागों में बांट दें? 2 भागों में बांट दें। एक को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट कहिए, एक को फंडामेंटल राइट सेकेंड कहिए। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, फंडामेंटल राइट फर्स्ट और फंडामेंटल राइट सेकेंड? तो लोगों ने पूछा अच्छा इससे क्या लाभ हो जाएगा, बताने का तो बता दिए आप कान झाड़ के कि हाँ ऐसे फंडामेंटल राइट फर्स्ट सेकेंड।
होगा क्या, बताइए ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए जो फंडामेंटल राइट फर्स्ट होगा, यानी कि मूल अधिकार फर्स्ट होगा, इसके तहत भाग 3 वाला जितना जितना व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है उसमें इसको रख दीजिए फंडामेंटल राइट्स को, और जिसमें सरकार को यानी कि राज्य को कुछ ना कुछ अपने यहाँ के नागरिकों को देना है, परंतु हमारे पास बजट नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको फंडामेंटल राइट सेकंड में रख दीजिए। और यह बात कह दीजिए कि जब राज्य के पास होगा तब देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। कोई ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए तुरंत चल गया सुप्रीम कोर्ट, जज साहब हमको न्याय चाहिए, हम तड़प रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। बात समझे। देखिए कितना अच्छे से संविधान को सजाया गया है, कितना अच्छे से बात कह दी गई। हमारे पास धन नहीं है तो इसको फंडामेंटल राइट सेकंड बना दीजिए। लोग कहें हाँ भाई साहब BN राव साहब तो बहुत गजब दिमाग दे दिए, अब इसके तहत हम तो अनुच्छेद में कह देंगे कि राज्य के पास होगा तो देगा, नहीं होगा तो कोई नहीं जाएगा। अगर हमें फर्स्ट वाले में रख दिए भाग 3 में, तब तक कोई ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहे हाँ आपकी बात तो सही है। कई सलाहकारों ने क्या किया कि इनकी बात से सहमत हो गए, कई लोग क्या हुए कि इनकी बात से क्या हो गए, सहमत हो गए। तब बात आई बड़े बड़े लोगों की, जैसे अंबेडकर साहब की बात आई। कहें कि अंबेडकर साहब आप बताइए, आपने बहुत देशों का संविधान पढ़ा है, आपने कहा बहुत देशों का संविधान पढ़ा है, ये जो BN राव जी कह रहे हैं ऐसी बात किसी संविधान में है क्या? इन्होंने उठे और ये बोले, कौन बोले? अंबेडकर साहब। कौन बोले? अंबेडकर साहब बोले जी हाँ ऐसी बात है, आयरलैंड के संविधान में सेम बातें हैं परंतु उसका नाम अलग है, नाम का है उसका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि राज्य के पास बजट होगा तो वृद्धावस्था पेंशन देगी, रोजगार देगी और क्या करेगी, यानी कि अपने यहाँ के नागरिकों को सुख सुविधाएं देगी। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तब क्या करिए आप ले लीजिए। कहाँ के संविधान में ऐसी बात थी? तो आयरलैंड के संविधान में। कहाँ के संविधान में ऐसी बात थी? तो आयरलैंड के संविधान से BR अम्बेडकर जी ने खींच लिया DPSP को, और उसमें खींचा ही नहीं, उसमें कुछ न कुछ संशोधन किया। संशोधन क्यों किए? क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोग हैं जिनका रहन सहन कुछ अलग है, यहाँ के रहन सहन के हिसाब से उस चीज को रखा गया। अब जब लोगों ने यानी कि संविधान के सलाहकारों ने अंबेडकर जी से पूछा कि आप बताइए कि ये जो DPSP है ना उससे मतलब क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अंबेडकर जी ने बताया कि जो ये है ना DPSP वो लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। लोक कल्याण का मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ के नागरिकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान देगी। लोक कल्याण का मतलब क्या हो गया कि सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान देना, सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान देना, सुख सुविधाओं का क्या करना कि विशेष प्रकार का ध्यान देगी। अगर हमारे पास बजट है तो हम कहेंगे आपका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है, चलिए आपको टीका लगवा देते हैं, कमजोरी है तो विटामिन खिला देते हैं, दवाई खिला देते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है तो राशन दे देते हैं। उस समय तो नहीं था, आज देखिए मिल रहा है कि नहीं राशन मिल रहा। 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल, आराम से बल्क कायदे लिया के लोग खा रहे हैं। कोरोना काल में तो फ्री में दे दिए, कोरोना काल में कहा फ्री में मिल गया, मिल रहा है ना। तो DPSP के तहत है। अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो इसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यहीं पर अंबेडकर जी ने एक और बातें कह दिया कि इन्होंने कहा जो ये होगा DPSP वो होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, लोकतंत्र
तंत्र की स्थापना करेगा, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कहेंगे गुरुजी का बता रहे हैं, हमारा इतना ऊपर से जा रहा तो समझ रहे बबुआ। लोकतंत्र की बात, कितने प्रकार की लोकतंत्र की बात कही गई, आपसे यहाँ पूछ देगा कि हमारे डीपीएसपी में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, उनमें कितना प्रकार का लोकतंत्र की बात है, तो सामाजिक एवं आर्थिक टोटल 2 प्रकार का लोकतंत्र है। सामाजिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा है उसको रोका नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का है, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दिया जाएगा, परंतु जो छोटका है, जो कमजोर है, दबा कुचला है, उसको थोड़ा सा पुशअप धक्का देकर उसको बढ़ा दिया जाएगा आगे, खाने के लिए नहीं तो राशन दे दिया जाएगा। ये सब क्या है, ये सब आर्थिक की बात आती है। अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो आपके स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा, सरकार लेगा, परंतु उसके पास बजट होगा तो वो गारंटी लेगी कि आपके स्वास्थ्य। आज देखिए ना सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या नहीं हो जाता है, जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से लेकर टीका है, टीका फलाना टीका ढकाना टीका सब कुछ लगता है। डीपीएसपी हमारे पास उतना हो गया बजट तो देती है सरकार, ऐसी बात नहीं है। तो कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है, 3 प्रकार की। ये बात किसने कहा था, तो अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है। अब कुछ और सलाहकारों से पूछा गया कि आखिर आप इसकी परिभाषा दीजिए। ये आखिर अगर कोई पूछ दिया कि ये डीपीएसपी है क्या, इसकी परिभाषा दीजिए, तो उस समय एक ठो सलाहकार थे जिनका नाम था केटी शाह। क्या नाम था, केटी शाह। केटी शाह ने क्या कह दिया कि भाई साहब जो आपका डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी बैंक के उस चेक के समान है, बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार करता है। कैसे करता है, पल्ले तो नहीं पड़ा होगा। अब समझिए, बैंक अपनी इच्छानुसार करता। आमतौर पे क्या होता, अगर मान लीजिए हम आपको चेक दे रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, आपको चेक दे दिए, तो आप तो खुशी खुशी जाएंगे बैंक में, तुरंत भजाएंगे। अब भजाने के बाद कनमा राजा हो कि कहीं है शॉपिंग मॉल में, कहीं हो शॉपिंग मॉल में, अपने तो शॉपिंग करवे करेंगे, अपने उन्हों को कराएंगे, होता है ना। तो नॉर्मल चेक ही करता है, परंतु ये जो डीपीएसपी है ना, वो उस चेक के समान है जो क्या है कि बैंक अपनी इच्छानुसार देता है। कहने का मतलब इसमें राज्य को कहा गया है कि राज्य डीपीएसपी जो है एक ऐसा चेक है जिसमें राज्य चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ये बात किसने कह दिया, केटी शाह जी ने। किसने कहा, तो केटी शाह जी ने। ये तो रही आपका कामल जानकारी। इसको कहां से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं डायरेक्ट अनुच्छेद पर, डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद क्या कहते हैं। 36 वाला देखते हैं डायरेक्ट। ये कहां से कहां तक है, तो 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक जो है आपका डीपीएसपी है। तो अनुच्छेद 36 देखते हैं। अनुच्छेद 36 जो है क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा की बात करता है। किसकी परिभाषा की बात करता है भाई साहब, कि राज्य होंगे क्या, राज्य किसको कहेंगे, क्या केवल बिहार, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये सब राज्य होंगे का, ना रे भाई साहब। राज्य ऐसे होंगे जिनका एक क्या होगा, निश्चित एरिया होगी, जिनका एक निश्चित क्षेत्र होगा, जिनका खुद का नियम कानून चलता होगा। राज्य में कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट, ईएनजीसी, इलेक्ट्रिक बोर्ड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब क्या है, जिनका खुद का नियम कानून चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो इतना बिल मत दे दो कि बेचारा क्या है 2-4 लाख का बेचारा खाने के लिए नहीं, बिल कहाँ से भरेगा। इसमें राज्य को हिदायत दी गई है, इस चीज में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ये सब राज्य होते हैं। अब याद करिए थोड़ा, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 कह रहा था भाई साहब, उसमें भी आपके पूरे संविधान में टोटल 2 जगह राज्य को परिभाषित किया गया है। कितनी जगह, एक अनुच्छेद 12, एक अनुच्छेद 36। आप कहेंगे सर जी
पूरे का पूरे संविधान में का जरूरत है 2 जगह करने की, 1 अनुच्छेद बढ़ा दिए। ससुरा पढ़ने में दिक्कत होती है, 2 जगह का जरूरत रहा कहीं लेकर, 1 अनुच्छेद कम हुआ होता ना भाई साहब। करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? अनुच्छेद जो 12 कहता है वो फंडामेंटल राइट्स है, वो राज्य को यह हिदायत देता है कि आप कभी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन हो, जिससे मूल अधिकार को छीना जा सके, ऐसा कानून मत बनाइएगा। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया? 36 में इसकी परिभाषा दी गई, साथ में राज्य को कहा गया कि आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ ना कुछ क्या करेंगे, लोक कल्याण करेंगे। लोक कल्याण का मतलब क्या होगा कि अपने यहाँ के नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। खाने के लिए खाना नहीं है तो खाना राशन भी उपलब्ध कराएंगे। दवा के लिए क्या है, अगर स्वास्थ्य नहीं सही है तो दवा भी क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ये सब चीजें किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 36 में कही गई है। किस आर्टिकल में बात की गई है? अनुच्छेद 36 में की गई है। अब देखिए 37 में क्या कहा गया है? 37 में कहा गया है न्यायालय में प्रवर्तनीय, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है भाई साहब। जो डीपीएसपी है ना वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उसके लिए अगर आपको राज्य चाह रही है कि आपको सुई इंजेक्शन देना है तो देगी, उसको राशन देना है तो देगी। आप ही नहीं कहेंगे कि योगी चच्चा दे रहे थे, अखिलेश भैया नहीं दे रहे हैं। अखिलेश भैया दे रहे थे, अब काहे योगी चच्चा नहीं दे रहे हैं? बाबा काहे ना दे, थोड़ा ना कर सकता, काहे नहीं कर सकते? काहे को डीपीएसपी है, जब इनके पास बजट होगा तो देंगे। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है कहने का मतलब क्या है कि आप इस चीज को लेकर 36 से 51 तक जो जो चीजें दी गई हैं उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसी में कहा गया है कि जो आपका डीपीएसपी है ना वो वाद योग्य नहीं है। ये हिदायत दी गई है यहाँ के नागरिकों के कि भाई साहब आप इतना मत समझ जाइएगा कि ये सब चीजें हैं, ये तो ना तो न्यायालय में प्रवर्तनीय है ना ही वाद योग्य है। इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। राज्य की जब इच्छा होगी ना, यूं हम कह लें कि राज्य की जब इच्छा होगी, राज्य की क्या होगी, इच्छा होगी, उसकी अंदर की आत्मा कह रही होगी कि हम अपने नागरिकों को दें, तब वह देगा। ना ही करेगी तो नहीं देगा। आप मुंह उठाए नहीं कह देंगे कि जोगी जी हमें चाहिए तो चाहिए। उदाहरण देखिए, अब क्या हुआ कि अभी अभी चुनाव से पहले क्या हुआ था कि क्या किए थे कि योगी जी अपने यहाँ के स्टूडेंट जो थे उनको स्मार्टफोन और क्या है टैबलेट का वितरण कहे थे। का सभी स्टूडेंट को मिला है? का नहीं मिला, कुछ समय तक मिला है कुछ स्टूडेंट को। अब जिनको नहीं मिला का वो न्यायालय में जाएंगे? का ना जाएंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी कहता है राज्य के पास जितना बजट था, योगी बाबा जी के पास जितना बजट था उतना दिए, नहीं था तो नहीं दिए। आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे, नहीं कहेंगे कि हमके ना दे लवा ने बताइला। ये तो कह सकते हैं, आपका मत है, आप दें या ना दें वो आपकी मर्जी है, मगर जितना उनके पास था उतना दिए। जो लोग नहीं पाए हैं तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, खाली टुकुर टुकुर देखेंगे, मनाएंगे, हे देवी मैया हम के मिल जाए, क्या हम मिल जाए, मनाते रहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में राज्य को हिदायत दी गई और 37 में यहाँ के नागरिकों को कह दिया गया देख बबुआ ज्यादा चक्कर मक्कर मत करियो। काहे कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अब देखते हैं, अब कहानी शुरू होगी असली। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। अब कहेंगे गुरुजी समझे में नहीं आ रहा, लोक कल्याण पहले में बताएं भाई साहब। लोक कल्याण का मतलब होता है, यहाँ पर कहा गया कि राज्य क्या करेगा कि अपने यहाँ के नागरिकों की जो सुख सुविधाएं होंगी ने, जो नेचुरल चीजें होंगी ना, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना, तो उसको यह क्या करेगा, राज्य उपलब्ध कराएगा। राज्य क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार होगी, कौन होगी, सरकार होगी, वो अपनी जनता के कल्याण करेगी। जनता का क्या करेगी, कल्याण करेगी। मतलब किसी के घर में खाने के लिए नहीं है तो उसको रोटी देने का काम कौन करेगी, सरकार करेगी। अगर ना दे तो क्या होई, कुछ ना होई, ना दे तो कुछ ना होई।
अब ये कह दे कि अगर सरकार नहीं दे रही तो क्या करेंगे, लिख लीजिए नोट्स करके, कुछ भी नहीं करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। काहे कि डीपीएसपी है। जब सरकार चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी तभी देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। आप उसमें टुकुर टुकुर खाली ताकते रहेंगे, कुछ कर और नहीं पाएंगे। कुछ कर क्या नहीं पाएंगे। जैसे लोक कल्याण में देखिए सरकार करती भी है, राशन देती है कि नहीं देती है। राशन में देख लीजिए, राशन तो देती है। अभी हमने पहले बताया कोरोना काल में फ्री में मिला है, महीना में 2 बार मिला है, मिल ही रहता है, मिलता ही है। तो राशन देती है, 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चाउर। अब बहुत लोग तो इतने हैं कहा ना जाइए एकदम गाड़ी से पूरा भनकौले अंगूठा लगाई हैं, राशन ली हैं, घरे ना लिया के सीधे बाजारी बेच के 70 वाला मार के कलेक्टर भी बन जाते हैं, 70 वाला मार के कलेक्टर भी बन जाएंगे। ठीक है, इसी में कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य जो है क्या करेगा, राज्य जो है सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करेगा। इसी में कहा गया, किसमें, अनुच्छेद 38 के तहत ही कह दिया गया सरकार को कि अपने यहाँ के नागरिकों को क्या करेगी सरकार, राज्य क्या करेगी, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देगी। तो भाई साहब एक बार पूछ दिया था हमारे डीपीएसपी में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है। तो बबुआ थोड़ा अपना दिमाग पर प्रेशर डालो और देखो जो न्याय है ना आपके डीपीएसपी में टोटल 3 प्रकार की न्याय दी गई है। एक तो सामाजिक, एक तो आर्थिक, दूसरा राजनीतिक। सामाजिक कहने का मतलब जो हमारा राज्य है, यानी कि भारत में क्या होगा, सभी लोग समान होंगे, सबको एक नजरिया से देखना है। राज्य क्या करेगी, सबको एक नजरिया से देखेगी। परंतु यहीं पर बात आ जाती है आरक्षण की। बात तो बताए थे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन, पढ़े होंगे तो पता होगा। परंतु यहाँ पर कहा क्या जाता है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दीजिए, परंतु जो लोग थोड़ा बिचवा में छोटे हैं उनको पुशअप करके क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए। इनके बराबर जब आएंगे तो इनको आरक्षण कुछ बेसिक छूट मत दीजिएगा। ये तो रहा सामाजिक। आर्थिक का मतलब क्या है कि उनको अगर खाने में परेशानी तो राशन दे दीजिए, स्वास्थ्य की परेशानी है तो दवाइयाँ दे दीजिए, और ये सब चीजें आर्थिक होती है। राजनीतिक का मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों को, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अधिकार होगा कि वो पीएम बने, सीएम बने, पुलिस बने, दरोगा बने, और क्या बने, सॉरी पुलिस दरोगा राजनीतिक में नहीं आएगा। जो राजनीतिक कारण होगा वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसका सच्चा उदाहरण देखिए, सच्चा उदाहरण आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक ठो जो बनी है इस समय आज की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है, आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति की आदिवासी हैं। अभी आदिवासी जी हैं तो यहाँ से क्या है, बनी कि नहीं, राजनीतिक अवसर मिला कि नहीं। आपका मन कर रहा है कि हमको भी राष्ट्रपति बनना है तो आप बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 38 के तहत कर दिया गया आपको 3 प्रकार का न्याय दिया जाएगा। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप काहे को बनने जा रहे हैं राष्ट्रपति जैसा शकल लिए है, या शकल हो चाहे जिन हो, तू नागरिक है या भारत के तो बन सकेला। समझ में आई बात। तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 39 के बारे में। हमको उम्मीद है कि आप अनुच्छेद क्या है 38 समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद की, 39 की। देखिए अनुच्छेद 39 जो है, अनुच्छेद 39 का कहता है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। राज्य क्या करेगी कि अगर कोई काम स्त्री भी कर रही है और वही काम पुरुष भी कर रहा है तो एक समान काम हुआ, तो इसमें लिंग के आधार पर विभेद नहीं करने का प्रयास करेगी सरकार। जो है जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगी। स्त्री अगर वही काम कर रही है, वही काम पुरुष कर रहा है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा, दिया भी जाता है काफी हद तक। अगर
मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर को उठाते हैं, सरकारी टीचर है या फिर पुलिस में है, पुलिस में कोई महिला है, कोई मेल है और कोई फीमेल है, तो दोनों की सैलरी लगभग क्या होती है, समान होती है। कुछ दशाओं में समान नहीं हो सकती है, जैसे बता रहे हैं हम आपको कैसे नहीं होगी। मान लीजिए कोई टीचर है, क्या है, टीचर है, कोई टीचर है कला का टीचर हो गया या कोई टीचर हो गया कृषि विज्ञान का, ठीक है। अब छोटे विषय का टीचर हो गया, मान लीजिए कला का टीचर है और वो आया का है कि बना दिया लौकी, छोटकी लौकी, बड़की लौकी, इतना बड़ी लौकी, उज्जर लौकी है, क्या है, लौकी, गोलकी लौकी, लौका बना के चल दिया अपना, कहा है फलाना बाबू तू लिया हुआ, चेक कर रहा है, तुम्हारा थोड़ा है ना हाई ढिपिया जो है ऐसे होना चाहिए, बस हो गया काम। अब कोई वहीं पर फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, साइंस का है, मैथ का है, तो क्या होगा, उसको देखिए जो ज्यादा मेहनत किसको करना पड़ रहा है, आप बताइए, का दोनों का समान काम हुआ का है, पढ़ाना है, ठीक है, तो कहिए आए कला बना के चल गए, हाई इतना मेहनत से मैथ का सवाल बताओ तो a+b² पूरे हाई ऐसे ना होगा, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री ऐसे होगा, ऐसे होगा। मेहनत किसको ज़्यादा पड़ रही है, जो ज़्यादा मेहनत से पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर, फिजिक्स का टीचर, साइंस का टीचर, इसको ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। तो काम तो है पढ़ाना, काम क्या है, पढ़ाना, पर पढ़ाने में भी दो काम हो रहा है, एक तो केवल का है कि छाप के चल जा रहे हैं, बनाइए हम देख रहे हैं, कहा है टुकुर टुकुर देखेंगे, आपकी ढिपिया थोड़ा सा टेढ़ी है, उसको कहा है, तो समान काम नहीं हुआ। इसके आधार पर सरकार उनकी सैलरी में भी भेद कर सकती है, इसके आधार पर कर सकती है, पर इस स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं करेगी। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया जाकर, कहें कि भाई साहब आपने कहा है कि इस अनुच्छेद 39 के तहत कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, हम लोग शिक्षा मित्र हैं, हम भी पढ़ाते हैं और जो सहायक हैं वो भी पढ़ाते हैं, तो हम लोग की सैलरी कम क्यों है, उन लोग की सैलरी ज़्यादा क्यों है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ दिया इनको जो गए थे, कहा बाबू तुम खाली अनुच्छेद 39 पढ़े हो, ध्यान से थोड़ा जाओ पढ़ो, क्लास करो, क्लास करने के बाद तब समझ में आएगा क्या है। पहले में तुमको 36 में कह दिया गया है कि जो डीपीएसपी है वो प्रवर्तनीय नहीं है रे भैया, प्रवर्तनीय नहीं है, इसके लिए न्यायालय में नहीं आ सकते, वाद योग्य नहीं है। अच्छा जब आ गए हो तो थोड़ा हम और आपको समझा देते हैं कि काहे नहीं है। अब देखिए कि आप कह रहे हैं कि आपका भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहा है, तो आप बताइए कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कला पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, आपकी डिग्री क्या है बताइए। जब इतने तेज तर्राक हैं तो सहायक टीचर बनिए ना, टेट सुपर टेट के बाद, कौन चीज़ की दिक्कत है। डीपीएसपी क्या कहता है कि आपके काम के अनुसार होगा, काम अच्छा से करेंगे तब का है अच्छा सैलरी मिलेगा। यहाँ पर केवल कहा गया है कि राज्य को हिदायत दी गई है कि स्त्री पुरुष के नाम पर क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, समान काम हो रहा है तो समान वेतन देंगे। जैसे देखिए मनरेगा वाले में क्या होता है, मनरेगा वाली जो स्त्री होती हैं वो क्या करती, का फावड़ा चलाती हैं, कहेंगी भाड़ा ले लेंगी, एकदम ढूमलत चली जाएंगी, इतना बड़ा ढेला लेके। कल मनरेगा मतलब मन के अनुसार करा, मन के अनुसार का है काम करना है। अब जो आ जाएंगे प्रधान जी तनकी करेंगी और उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर उसके आधार पर क्या भेदभाव किया जाता है, किया भी जाता है, करना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काम ज़्यादा कौन कर रहा है, तो पुरुष कर रहा है। पुरुष का है मेहनत से काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि ये जो है फावड़ा चला रहा है, भर रहा है, उठा रहा है। और महिला का है कि ज़्यादा हुई तो धई के पलट दिए, आधा ले जाए, एक ठे ढेला ले जाए, ढुमलात ले जाके पलट दे, ठीक है। तो काम के आधार पर समान काम नहीं हुआ, थोड़ा ना थोड़ा अंतर हो गया तो थोड़ा ना थोड़ा रुपयों में अंतर होगा, थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, सैलरियों में अंतर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया स्त्री पुरुष को किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में है। 39 का क्या देखते हैं, क्या देखते हैं 39 का। अब देखिए अनुच्छेद 39 का क्या कहता है। ज्यों आपको संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में क ख ग घ मिल गया तो समझ जाइएगा कि ये मूल संविधान में चीज नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है।
संशोधन करके जोड़ा गया है, संशोधन करके जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है। 39 का क्या कहता है? 39 का कहता है कि भाई साहब आप अपने यहाँ के नागरिकों को समान न्याय देने का प्रयास करेंगे। राज्य को हिदायत दे रहा है कि बाबू आप जितने भी आपके यहाँ नागरिक हैं ना, उनको समान न्याय देने का प्रयास करेंगे। जाति के आधार पे मत कह दीजिएगा कि तुम फलाना जाति को हो इसलिए तुमको हम ज़्यादा सजा देंगे, तुम फलाना जाति को हो इसलिए हम तुमको कम सजा देंगे। ऐसी बात नहीं है। समान न्याय की बात की गई है। और क्या है, इसी में कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। कानूनी सहायता की बात की गई है। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी है जिसने कहा कि यह बहुत गंदा अपराध कर दिया, बहुत जलील अपराध कर दिया है, अब उसका केस लड़ने के लिए कोई वकील है तैयार नहीं हो रहा है। जा रहे हैं वकील साहब तू लड़ दो हमारे किसी, इतना ज्यादा बेकार काम कर दिया, हम अपनी बेइज्जती कराएंगे का? देखे होंगे कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा खराब कोई काम कर देता तो कोई वकील अपने आप की बेइज्जती थोड़ी कराएगा, कहेगा हम नहीं लड़ेंगे, उसका पर्सनल अधिकार है वो नहीं लड़ेगा। आपको क्या है, अनुच्छेद 22 याद करिए। अनुच्छेद 22 के तहत क्या है, आपको खुद का वकील रहने की क्या है, अधिकार है, खुद का वकील रखने का। जब कोनो वकील नहीं तैयार हो रहे हैं तो क्या करेंगे? अब तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो सरकार को हिदायत दी गई कि भाई साहब मान लीजिए कोई अपराध कर ही दिया है, बहुत ज्यादा अपराध कर दिया है, बहुत बेकार अपराध कर दिया है, उसको कोई क्या है उसकी केस लड़ने के लिए ही तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको निःशुल्क न्याय देंगे। निःशुल्क न्याय का मतलब क्या है कि आप अपना सरकारी वकील दे दीजिएगा, सरकारी वकील दीजिएगा जो उसकी केस लड़ेगा, जिससे के आधार पर क्या होगा, भले वो अपराध किया है मगर उसको भी यह तो पता चलना चाहिए, उसके परिवार वालों के भी पता चलना चाहिए कि हमको क्या मिला है, न्याय मिला है। डायरेक्ट हम किसी को अपराधी तो नहीं कहेंगे ना, हमको क्या मिला है, न्याय मिला है, भले वो सजा हो चाहे क्या हो, अच्छा हुआ हो, हमको भले अच्छा से छोड़ दिया जाए, अच्छा काम किए रहेंगे, अपराध किए होंगे तो सजा मिलेगी। बात समझ में आई। 39 के काम में जोड़ा गया कि निःशुल्क न्याय का प्रावधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि निःशुल्क न्याय के प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो 39 के क में किया गया, 39 के क में किया गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही भाई साहब, आ रही है ना, समझते रहिए।